हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था उस फाइट के बाद क्विंग्यू सेक्ट में लगभग सब कुछ बदल गया था। ग्रैंड मास्टर का बिहेवियर अब काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था। वो पहले कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन अब वो हर वक्त गुस्से में ही रहते थे। अगर किसी से छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो वो उसे डांटने लगते थे। शायद उस फाइट में सेलेस्टियल स्वॉर्ड की ईविल एनर्जी उन पर हावी हो गई थी और उसका इफेक्ट अभी तक उनके अंदर से नहीं गया था। उसी की इफेक्ट की वजह से वो इतने ज़्यादा रूखे तरह से लोगों से बिहेव कर रहे थे। इस दौरान एक और अजीब बात हुई थी। उन्होंने पूर्वज हॉल की देखभाल करने वाले उस ओल्ड मैन की टैबलेट को पूर्वज हॉल के अंदर रखने का ऑर्डर दिया था। पूर्वज हॉल के अंदर सिर्फ क्विंग्यू सेक्ट के लीडर्स की टैबलेट रखी जाती थी, इसीलिए काफ़ी लोगों ने उनका विरोध किया था, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी थी। आज हमेशा की तरह वो उस ओल्ड मैन की टैबलेट से मिलने आए थे, जिसके बाद उन्होंने जिंगयू को वहाँ से जाने का ऑर्डर दे दिया था। अब आगे जिंगयू काफ़ी देर तक पूर्वज हॉल के बाहर उनका इंतज़ार करता रहता है और फाइनली 1 घंटे बाद ग्रैंड मास्टर पूर्वज हॉल से बाहर आते हैं और वो वहाँ से सीधा मून केव की तरफ चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर को पूर्वज हॉल से बाहर आता देख जिंगयू अब खुद पूर्वज हॉल के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि ग्रैंड मास्टर ने उस ओल्ड मैन की टैबलेट के सामने अभी के लिए कुछ अगरबत्तियाँ जला दी हैं। जिंगयू अभी भी इसी सोच में पड़ा था कि आखिर उसके टीचर की पहचान क्या थी, क्योंकि 10 सालों तक उनके अंडर ट्रेनिंग करने के बाद भी उसे उनका नाम तक नहीं पता था। शायद ग्रैंड मास्टर इस बारे में जानते थे, पर वो जिंगयू को इस बारे में कुछ भी बताने वाले नहीं थे। इधर सीन चेंज हो जाता है और हमें टियानिन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए एक कमरे के अंदर जाओ फैन सो रहा था, तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उठकर अपने बेड पर बैठ जाता है। अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। उसने पिछले 10 सालों में इतनी अच्छी नींद कभी नहीं ली थी। आज 10 सालों बाद उसे इतनी अच्छी नींद आई थी, इसलिए अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से अपने बेड से उठता है और कमरे के बाहर आकर बाहर के गार्डन को देखने लगता है। फाइनली आज वो राहत की सांस ले पा रहा था। अभी वो बाहर के नज़ारे को देखकर खुश हो ही रहा था, तभी उसे पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर फाजियांग खड़ा था। फाजियांग जल्दी से उसे ग्रीट करता है तो जाओफैन भी उसे ग्रीट करता है और उससे वहाँ आने का कारण पूछता है। तो फाजियांग उसे बताता है कि आज ब्रेकफास्ट के बाद पुहोंग मास्टर उससे मिलना चाहते हैं। जाओफैन को भी पुहोंग मास्टर से मिलना था, इसलिए वो तुरंत राज़ी हो जाता है। फाजियांग वहाँ से चला जाता है और जाओफैन ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जाओफैन माउंट मेरू पर मौजूद स्मॉल टेम्पल की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि पुहोंग मास्टर वहीं पर थे। काफ़ी देर तक चलने के बाद वो माउंट मेरू पर पहुंच जाता है और कुछ ही पलों में स्मॉल टेम्पल के बाहर पहुंच जाता है। स्मॉल टेम्पल के चारों तरफ आज भी काफ़ी ज़्यादा शांति थी। वो वक्त बर्बाद न करते हुए पुहोंग मास्टर के कमरे के बाहर चला जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर पुहोंग मास्टर कहते हैं, दाओफैन, क्या तुम कमरे के बाहर हो? अगर हाँ तो कमरे के अंदर आ जाओ। पुहोंग मास्टर की बात सुनकर दाओफैन दरवाज़ा खोलता है और कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर पुहोंग मास्टर अपने बेड पर शांति से बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जाओफैन को देखते ही पुहोंग मास्टर उससे पूछते हैं, जाओफैन, आखिर तुम्हारी चोटें कैसी हैं? तो जाओफैन बताता है कि मेरी 70 to 80% चोटें अभी के लिए पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। पुहोंग मास्टर आगे कहते हैं, फाजियांग कह रहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। क्या मैं जान सकता हूँ आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तो जाओफैन बताता है, मुझे टियानिन टेम्पल में रहते रहते कई महीने हो चुके हैं। इस दौरान मैंने आप लोगों को काफ़ी परेशान किया है। मैं अब आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं टियानिन टेम्पल छोड़कर चला जाऊँगा। ये सुनकर पुहोंग मास्टर कहते हैं, तुमने हम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। तुम मेरे छोटे भाई पूजी की डिसाइपल हो, ऐसे में तुम्हारा ख्याल रखने से मैं कैसे परेशान हो सकता हूँ? तो जाओफैन कहता है, उस दिन क्विंग्यू सेक्ट के जंगलों में आप लोगों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था।
अभी के लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता है कि मैं ज़िंदा हूँ और मुझे टियानिन टेम्पल ने बचाया है। अगर पूरी दुनिया के गुड फैक्शंस को ये पता चला तो इससे टियानिन टेम्पल की रेपुटेशन ख़राब होगी और वो लोग आपको अपना दुश्मन बना लेंगे। ऐसे में मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से ये सब हो, इसलिए मेरे हिसाब से अब मेरा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। जाओफैन की बात सुनकर पुहोंग मास्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो जाओफैन से कहते हैं, जाओफैन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जाओफैन कहता है, हाँ प्लीज़ कहिए, आपको मुझसे कुछ कहने के लिए मेरी परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो पुहोंग मास्टर कहते हैं, जाओफैन मेरी बातों को ज़रा समझने की कोशिश करना। तुम मेरे भाई पूजी के डिसाइपल हो, मतलब किसी न किसी तरीके से तुम बुद्धा की सीख से जुड़े हुए हो, और अगर तुम इस बुद्धा की सीख से हमेशा के लिए जुड़ जाओ तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में तुमने ईविल सेक्ट के साथ जुड़कर अपनी लाइफ ख़राब कर ली है। लेकिन अगर अब तुम बुद्धा के साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हारी इस उथल पुथल हुई लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, शांति आ जाएगी और तुम दोबारा से वो हंसी खुशी भरी लाइफ जी पाओगे जिसे तुम पहले जिया करते थे। और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम अभी के लिए टियानिन टेम्पल में ही रुक जाओ हमेशा के लिए और टियानिन टेम्पल के एक डिसाइपल बन जाओ। अगर तुम टियानिन टेम्पल के डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो फिर मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दूंगा कि तुम टियानिन टेम्पल के डिसाइपल बन चुके हो। और उस वक्त अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगी तो भी टियानिन टेम्पल तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ देगा। ऐसा कर कर तुम दोबारा से वो जाओफैन बन सकते हो जो तुम आज से 10 साल पहले थे। तुम बुराई की उस दुनिया से बाहर आ सकते हो जिसके अंदर तुम दिन ब दिन फंसते जा रहे हो और तुम खुद भी इससे बाहर निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो। पुहोंग मास्टर की बात सुनकर जाओफैन सोच में पड़ जाता है। वो सच में बुराई की दुनिया से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अभी के लिए उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिन्हें वो इग्नोर भी नहीं कर सकता था। इसलिए अभी के लिए वो चाहकर भी पुहोंग मास्टर की रिक्वेस्ट को नहीं मान सकता था। इसीलिए वो कहता है, पुहोंग मास्टर आपने जो रिक्वेस्ट की है वो सच में मेरी भलाई से जुड़ी हुई है और मैं इस रिक्वेस्ट को मान भी लेता अगर मुझ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती तो। मुझ पर अभी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं अभी आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर पुहोंग मास्टर शांत हो जाते हैं। इधर जाओफैन कमरे से बाहर जाने लगता है। ये देखकर पुहोंग मास्टर जल्दी से कहते हैं, जाओफैन 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे एक और रिक्वेस्ट करनी है। तो जाओफैन कहता है, हाँ प्लीज़ कहिए। तो पुहोंग मास्टर कहते हैं, जाओफैन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उस ईविल मोती के अंदर कितनी खतरनाक एनर्जी है। उस खतरनाक एनर्जी की वजह से पूजी ने तक अपना कंट्रोल खो दिया था। ऐसे में वो मोती 10 साल से तुम्हारे पास है तो उसका इफ़ेक्ट तुम्हारी बॉडी पर ज़रूर हुआ होगा। और अभी के लिए जब मैंने चेक किया था तब मुझे पता चला था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद तुम्हारे जो एनर्जी चैनल्स हैं उनमें से काफ़ी चैनल्स बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अभी के लिए तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे अंदर से खोखली होती जा रही है। अंदर से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं और ये सब ईविल मोती की वायलेंट एनर्जी की वजह से हो रहा है। हम उस एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। दरअसल हमारे टियानिन टेम्पल में एक जेड वॉल है। इस जेड वॉल के नीचे बैठकर हमारे टियानिन टेम्पल के फाउंडर ने बुद्धा की एनलाइटमेंट हासिल की थी। उस एनलाइटमेंट को हासिल करने के बाद ही उन्होंने यहाँ पर टियानिन टेम्पल की स्थापना की थी। ऐसे में वो जेड वॉल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टियानिन टेम्पल के लिए और उसी जेड वॉल के अंदर काफ़ी पावरफुल बुद्धा की एनर्जी है। ऐसे में उस एनर्जी का यूज़ कर कर हम इस मोती की इविल एनर्जी को दबाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद जो इविल एनर्जी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। अगर तुम चाहो तो हम ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? ये सुनकर जाओफैन चौंक जाता है। उसे नहीं पता था
कि पुहोंग मास्टर ने उसके लिए इतना सब सोचा होगा। वो सच में चाहता था कि उसके अंदर की वो वायलेंट एनर्जी खत्म हो जाए, क्योंकि उसने देखा था उस वायलेंट एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। ऐसे में वो पुहोंग मास्टर की रिक्वेस्ट को कैसे मना करता। वो जल्दी से कहता है, मैं आपकी इस अच्छी इंटेंशन को सलाम करता हूँ और मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। जाओ फैन को अब समझ आ गया था, भले ही क्विंगयुन सेक्ट और फैंगजियांग वैली भी खुद को गुड फैक्शन कहते थे, लेकिन अगर कोई असल में गुड फैक्शन था तो वो टियानिन टेम्पल ही था, क्योंकि वो अपने दुश्मनों की मदद करने से पहले भी बिल्कुल नहीं सोचते थे और वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते थे, ना कि सिर्फ अपने बारे में। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आज सुबह ही फाजियांग और फाशैन जाओफैन से मिलने आए थे और वो दोनों अभी के लिए जाओफैन को जेड वॉल की तरफ ले जा रहे थे। जेड वॉल माउंट मेरू के बैक साइड पर थी, इसलिए जाओफैन को लगा था कि उन्हें वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर वो लोग पिछले काफ़ी घंटों से चले जा रहे थे और अब तक जेड वॉल तक नहीं पहुंचे थे। ऐसे में जाओफैन समझ गया था कि उसने जो अंदाज़ा लगाया था वो पूरी तरह से गलत था। लेकिन जाओफैन ने इतने घंटों तक चलने के बाद भी फाजियांग और फाशैन से इसकी शिकायत नहीं की थी, पर उसके चेहरे पर ही उसका सवाल दिख रहा था। जब फाजियांग उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि जाओफैन क्या पूछना चाहता है और वो कहता है, जाओफैन तुम्हें जानना चाहते हो ना कि आखिर जेड वॉल टियानिन टेम्पल से इतनी ज़्यादा दूर क्यों है। ये सुनकर जाओफैन बस अपना सिर हिला देता है तो फाजियांग उसे बताता है, दरअसल आज से सैकड़ों हज़ारों सालों पहले हमारे टियानिन टेम्पल के फाउंडर इस पूरी दुनिया में घूम रहे थे। एक दिन जब वो काफ़ी ज़्यादा थके थे तब वो इस माउंट मेरू पर आकर रुक गए थे और उन्होंने यहाँ पर थोड़ी देर तक रेस्ट करने का डिसीजन लिया था। लेकिन उस समय उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख और प्यास भी लगी थी, इसलिए थोड़ी देर तक एक जगह पर रुकने के बाद उन्होंने माउंट मेरू में घूमना शुरू कर दिया था। माउंट मेरू में घूमते घूमते वो माउंट मेरू में खो गए थे। भूख और प्यास से उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। तब अचानक से पता नहीं कैसे वो एक जगह पर पहुंच गए थे। उस जगह पर एक बहुत बड़ी दीवार थी। उन्होंने उस दीवार के नीचे बैठकर थोड़ी देर तक रेस्ट करने का डिसीजन लिया, पर जैसे ही वो जाकर उस वॉल के नीचे बैठे तो वो कहीं खो गए और उन्हें बुद्धा की एनलाइटमेंट मिल गई। उसी वॉल के नीचे उन्हें बुद्धा की एनलाइटमेंट मिली थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो माउंट मेरू के आसपास ही एक सेक्ट बनाएंगे और बुद्धा की सीख को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। इसीलिए उन्होंने माउंट मेरू के आसपास टियानिन टेम्पल की स्थापना की। लेकिन उन्होंने टियानिन टेम्पल को माउंट मेरू से दूर इसलिए रखा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस वॉल के पास आकर कोई इसे डैमेज कर सके। और दूसरी चीज़ ये भी थी, इस वॉल के अंदर बुद्धा की एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में कोई नॉर्मल इंसान इसे संभाल नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने टियानिन टेम्पल की स्थापना माउंट मेरू के आसपास ही की, लेकिन उन्होंने टियानिन टेम्पल को इस जेड वॉल से दूर रखा ताकि टियानिन टेम्पल के कुछ गिने चुने मॉन्क जो असल में क्वालिफाइड हों उन्हें ही इसकी एनलाइटमेंट मिल सके। इसी वॉल के नीचे बैठकर उन्होंने टियानिन टेम्पल की कल्टीवेशन स्किल ग्रेट ब्राह्मण विजडम की रचना की थी। हमारे फाउंडर के बाद टियानिन टेम्पल में काफ़ी सारे पावरफुल मॉन्क हुए, लेकिन उनके बाद ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे बुद्धा की एनलाइटमेंट मिली हो। काफ़ी सारे मॉन्क इसका ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बुद्धा की एनलाइटमेंट नहीं मिली है। शायद बुद्धा किसी क्वालिफाइड इंसान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह बातें करते करते वो लोग जेड वॉल के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।